हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आई क्यू टैब। आज की इस वीडियो में हम 12 अगस्त का न्यूज़पेपर डिस्कशन कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, दैट इज एस जयशंकर सर। वो भी रिसेंटली मालदीव्स के विजिट पे गए हुए हैं। ना ये पर्टिकुलर विजिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज इंडिया की तरफ से ये पहली विजिट गई है मालदीव्स को जब से मालदीव्स में रजीम चेंज हुआ है, मतलब एक नया प्रेसिडेंट आया है। जो मालदीव्स के न्यू प्रेसिडेंट है उनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू। मोहम्मद मुइज़ू लास्ट ईयर नवंबर 2023 में पावर में आए थे। तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद मुइज़ू प्रो चाइना है, मतलब वो चाइना की तरफ ज़्यादा झुके हुए हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और वो चाइना को अपना दोस्त मानते हैं, ना कि इंडिया को। ठीक है, तो इसके कारण इंडिया और मालदीव के रिलेशन कुछ उतने अच्छे नहीं हैं। उसी रिलेशन को थोड़ा सा बेटर करने के लिए भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वो रिसेंटली मालदीव्स गए हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखो, जो एस जयशंकर सर है हमारे, उन्होंने मालदीव्स को एक बहुत ही क्रूशियल पार्टनर बोला है, स्पेशली जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी इंडिया की और जो सेकंड सागर पॉलिसी है, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो मैरीटाइम पॉलिसी है हमारी, इन दोनों ही चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो मालदीव्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री हो जाती है। ना पिछले कुछ सालों से ऑब्वियसली हमारे रिलेशन मालदीव्स के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, स्पेशली जो प्रेसिडेंट मुइज़ू हैं, जो न्यू प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, उनके कुछ एक्शंस ऐसे रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो इंडिया की मिलिट्री है जो मालदीव्स के अंदर प्रेजेंट है उसको विड्रॉ करनी होगी, उसको वापस जाना होगा। तो इंडिया को उसके कारण वापस आना पड़ा। नाउ इंडिया की जो मिलिट्री वहाँ पर थी, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी रीजंस, रादर वो वहाँ पर चाइना को बेसिकली टैकल करने के लिए था। जो चाइना के इन्फ्लुएंस लगातार इंक्रीज हो रहा है इंडियन ओशन के अंदर, उसके कारण इंडिया और मालदीव्स ने साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर बटालियन को वहाँ पे रखा हुआ था। बट इस पर्टिकुलर एक्शन के कारण इंडियन बटालियन को वापस आना पड़ा, और उसी कारण ऑब्वियसली जो रिलेशनशिप है इंडिया और मालदीव्स के बीच में, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेन्स देखे गए हैं। नो, जैसा मैंने आपको बताया कि जो इंडिया की मिलिट्री है उसका मालदीव्स में प्रेजेंस होना एक कॉन्टेंशियस इशू बन गया है, स्पेशली जब से मुइज़ू यहाँ पर पावर में आए हैं। और उसके बाद अगर आप बात करें तो चाइना का प्रेजेंस, जैसा मैंने आपको बताया, इंडियन ओशन में लगातार बढ़ता ही जा रहा है ऑब्वियसली। और इंडिया जो है लगातार मालदीव्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है अलग अलग सेक्टर्स में, भले ही वो इंफ्रा का सेक्टर हो, डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में इंडिया जो है मालदीव्स को सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन में आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। मूविंग अहेड, लेट्स टॉक अबाउट, इसके बारे में हमने कुछ दिनों पहले भी बात की थी, जहाँ पर अलग अलग टाइप के क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इंडिया उसको इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो रिसेंटली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप वैरायटीज़ को रिलीज़ किया है। कहाँ पे रिलीज़ किया गया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो IARI आपने सुना होगा, न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, यहीं पर इस चीज़ को किया गया है। नाउ इस 109 वैरायटीज़ के अंदर 61 तो डायरेक्ट क्रॉप्स हैं, जैसे कि राइस एंड वीट, उस तरीके के। इसके अलावा 34 उसमें से फील्ड क्रॉप्स हैं, राइस वीट टाइप, और 27 हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो इसके अंदर सीरियल्स भी आते हैं, मिलेट्स, फुराज क्रॉप्स, फिर ऑयल सीड्स आते हैं, पल्सेस आते हैं, शुगर केन, कॉटन, फाइबर, ये जितने भी डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स हैं उस सब की सब इसके अंदर प्रेजेंट है, सो दैट हम एक ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकें। हम ऐसा ना हो कि हम सिर्फ और सिर्फ फूड क्रॉप के ऊपर फोकस कर रहे हैं और बाकी जो एनिमल फीड्स हैं या फिर जो बाकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उसके ऊपर हम फोकस ना करें। हमने ये चीज़ ना करते हुए 109 वैरायटी के अंदर ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज जो है, ऑल टाइप ऑफ क्रॉप्स जो है, उन सबका हमने यहाँ पर कहीं ना कहीं फोर्टिफिकेशन किया है, राइट, उसको क्लाइमेट रेजिलेंट बनाया है। नो, जितने भी रिलीज्ड क्रॉप्स हैं वो सब के सब क्लाइमेट रेजिलेंट है। इसका मतलब क्या है? वो क्लाइमेट चेंज की जो एडवर्स इफेक्ट्स है, जैसे कि अगर किसी रीजन के अंदर ड्रॉट आ गया, फ्लड्स आ गए, या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है नॉर्मल से, तो उन सारे के सारे कंडीशंस को क्रॉप सब सह सकती है। ऑब्वियसली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आने वाले क्लाइमेट चेंज के लिए हमें फाइट करने के लिए। और क्लाइमेट चेंज के लिए फाइट करने में अगर हमें फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखना था, फूड सिक्योरिटी को सही रखना था, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था कि हम क्रॉप्स को सही तरीके से यहाँ पर क्लाइमेट रेजिलेंट बनाए, और वो करने में हम यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं। ऑब्वियसली फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखने में आने वाले टाइम में हमारी हेल्प करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली जैसे जैसे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे जो हमारे राइस, वीट और जो बाकी क्रॉप्स हैं वो लोग भी इस पर्टिकुलर चेंजिंग पैटर्न के कारण कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे राइस एंड फीड के जो खेत हैं वो खराब हो जा रहे हैं, राइट, बहुत सारे क्रॉप की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस न्यू वैरायटी के सीड्स को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इस पर्टिकुलर वैरायटी को लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कभी भी रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर्स ना हो, क्रॉप फेलियर वगैरह ना हो, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए किया गया है। सो बेनिफिट्स क्या होंगे? एक तरफ तो हायर प्रोडक्शन तो होगा ही, मतलब जो क्रॉप्स पहले लेट्स से कि एक पर्टिकुलर केजी में 100 ग्राम का फोरेज दिया करते थे, अब वही चीज़ 200 ग्राम का फोरेज देंगे, मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। बट साथ ही साथ न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी इंक्रीज होंगे, बिकॉज ये जितने भी क्रॉप्स हैं उसके अंदर बायो फोर्टिफाई करके इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें डाली गई हैं, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है।
इसके अलावा ऑब्वियसली फार्मर्स की इनकम जो है वो भी बेटर हो जाएगी, और एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट भी और ज़्यादा सस्टेनेबल हो जाएगा, बिकॉज ये जितने भी क्रॉप्स हैं इनको मिन्योर्स नहीं चाहिए, इनको फर्टिलाइजर ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके कारण ये क्रॉप्स अपने आप को नेचुरल कंडीशंस के अंदर उगा सकते हैं, अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। दैट इज़ वाई एनवायरनमेंट के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फोकस नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं आएंगे। इसके अलावा KVK होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र। तो कृषि विज्ञान केंद्र का ये फोकस है कि उनको एजुकेट करना है और ट्रेन करना है जितने भी फार्मर्स हैं, ताकि वो बता सके कि जो नए क्रॉप्स हैं उनको इस्तेमाल किस तरीके से करना है। बिकॉज देखो, अगर हम अच्छी चीज़ों को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी बैड फॉर अस, राइट। इसलिए हमें फोकस करना है कि किस तरीके से इन न्यू क्रॉप वैराइटीज़ को हमें इस्तेमाल करना है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उस चीज़ के लिए यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर आप क्लाइमेट चेंज के किसी भी आंसर्स के अंदर डायरेक्टली कोड भी कर सकते हैं कि इस तरीके का जो इनिशिएटिव है वो इंडिया के द्वारा रिसेंटली लिया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेबी और हिंडनबर्ग का इशू। ये चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि सेबी और हिंडनबर्ग के बीच में कुछ इश्यूज हुए हैं। हिंडनबर्ग का रिसेंटली एक रिपोर्ट आया है अदानी ग्रुप्स को लेकर के, उसके कारण सेबी की जो चेयरमैन है माधवीपुरी बुच, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ गई है। तो एग्जैक्टली क्या केस है इसको हम शॉर्ट में समझते हैं और इसको थोड़ा सा डीलिंग करते हैं, मतलब थोड़ा सा इसको डिकोड करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखो हुआ ये है, हिंडनबर्ग बेसिकली एक ध्यान रखना एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब कि ऐसे ही सोशल रिसर्च करती है। उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की है जहाँ पर उन्होंने बोला कि जो अदानी ग्रुप्स हैं उन्होंने बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड्स किए हैं, मतलब जो भी अपना डेटा वगैरह शो कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कैग को, वो चीज़ें सही नहीं है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है, राइट। अकाउंटिंग फ्रॉड्स शो कर रहे हैं। तो इसके कारण बेसिकली ये बात बहुत ज़्यादा एग्जाम्पलीफाई हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इंडियन सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बुलाया। सेबी क्यों? बिकॉज सेबी जो है हमारी सेकेंडरी मार्केट का हेड है, और ये जितने भी मार्केट जो मैनिपुलेशन होता है, अकाउंटिंग फ्रॉड्स होते हैं, ये सब के सब सेकेंडरी मार्केट के अंदर आते हैं, बिकॉज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स, ये सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बुलाया और उसको बोला कि इन्वेस्टिगेट करना है इस पर्टिकुलर मैटर को। जब इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने की बात है तो हिंडनबर्ग का एक और एलिगेशन आता है, जहाँ पे हिंडनबर्ग ही ये बोलता है कि जो सेबी की राइट नाउ चेयरपर्सन है, दैट इज माधवीपुरी बुच, वो भी इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर इन्वॉल्व है, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू हर हस्बैंड, बिकॉज उनके हस्बैंड जो है उनके खुद के इन्वेस्टमेंट सेम उसी शेयर्स के अंदर है जिस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर अभी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण जो इनके हस्बैंड है उनके स्टेक्स होने के कारण प्रॉब्लम ये आती है कि क्या ये सही तरीके से मतलब चेक करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ को, या फिर कहीं ना कहीं छोड़ तो नहीं देंगी, बिकॉज यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, राइट। आई होप आप समझ पा रहे हैं। क्योंकि माधवीपुरी बुच जो है उनकी खुद की अगर पर्सनल जो एसेट्स है वो भी अदानी ग्रुप्स में लगे हुए हैं, तो क्यों वो चाहेंगे अदानी ग्रुप का यहाँ पर घाटा हो जाए, लॉस हो जाए, राइट। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रॉब्लम आ गया ना। इसलिए जो आर्टिकल है उसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि ये जो माधवीपुरी बुच है उनका जो प्रीवियस कनेक्शंस मिले हैं अदानी के साथ में, यहाँ पर वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं उनकी इंपार्शियलिटी एज सेबी चेयरमैन, और हो सकता है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी वो सही तरीके से ना हो। यहाँ पर एक सजेशन ये दिया गया है कि सेबी को इन सब चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। उनको अगर अपना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाना है वापस, तो उनको ये फोकस करना है कि फाइनेंशियल मार्केट किस तरीके से बहुत ही स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, राइट। सो उम्मीद करता हूँ सेबी का जो भी इशू है, हिंडनबर्ग का इशू अदानी ग्रुप्स के साथ में, वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया, एंड यू हैव गॉट टू नो कि सेबी की जो चेयरपर्सन है उन्होंने कोई भी किसी भी टाइप का करप्शन नहीं किया है। बिकॉज अभी राइट नाउ टेंडेंसी यही चल रही है, लोगों को यही पता है कि करप्शन किया है, बट नो, करप्शन नहीं किया है। बेसिकली वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की चीज़ में फंसी हुई हैं कि जिस पर्टिकुलर चीज़ को उनको इन्वेस्टिगेट करना है ना, उसी चीज़ में उनके पास्ट कनेक्शंस मिले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठ रहे हैं, क्या वो इम्पार्शियली ये सब चीज़ें कर पाएंगी? दैट इज द क्वेश्चन। सो उम्मीद करता हूँ सेबी और हिंडनबर्ग का इशू आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। मूविंग हेड, लेट्स टॉक अबाउट जापान। जापान के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है, 7.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, और रिसेंटली जापान ने इशू किया है एक एडवाइजरी, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि एक और मेगा क्वेक कहीं ना कहीं आ सकता है आने वाले टाइम में। ऐसा इसलिए बोला है बिकॉज जापान बोल रहा है कि जो हमारा ननकाई ट्रफ है, ननकाई ट्रफ अभी क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, बट वो बोल रहे हैं जो ननकाई ट्रफ है वहाँ पर सबडक्शन जोन है बेसिकली एक, और वहाँ पर कुछ हलचल महसूस हो रही है, कुछ वहाँ पर चेंजेस महसूस हो रहे हैं, प्लेट्स मूव कर रहे हैं, राइट। सो ननकाई ट्रफ क्या है? ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर लंबा पानी के नीचे एक सबडक्शन जोन है, जहाँ पर यूरेशियन प्लेट और फिलीपींस का प्लेट जो है, मतलब दोनों ही ओशनिक प्लेट है, दोनों मिलते हैं। मिलने के कारण जो यूरेशियन प्लेट है बेसिकली वो कंपैरेटिवली भारी है, और फिलीपींस प्लेट थोड़ा सा हल्का है, उसके कारण फिलीपींस प्लेट जो है वो अंदर की तरफ जाता है ना। ये अंदर की तरफ जाने के कारण ऑब्वियसली वहाँ पर जो घर्षण होती है, देखो जैसे मान लो लेट्स से कि दिस इज यहाँ पर प्लेट, ठीक है, मान लेते हैं कि दिस इज यूरेशियन प्लेट एंड दिस इज फिलीपींस प्लेट। तो जब फिलीपींस प्लेट अंदर जाएगा तो ऑब्वियसली वो इस एरिया से टकराएगा, राइट, यहाँ पर टकराएगा, उसके कारण ऊपर वाला पार्ट जो है यहाँ पर बहुत तेज अर्थक्वेक आएगा, और यहीं पर जापान प्रेजेंट है।
ठीक है, जापान का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो यहीं पे प्रेजेंट है। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई कि ननकाई ट्रफ जो है वो जापान के जस्ट नीचे है, 900 किलोमीटर लंबा है और एक सबडक्शन जोन है जहाँ पर लगातार फिलिपींस प्लेट अंदर की तरफ जा रहा है। उसके कारण जापान में यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ननकाई रीजन है यहाँ पर लगातार अर्थक्वेक्स आते हैं, बट लगातार का मतलब यहाँ पर हर 2 साल में नहीं है, अदर हर 100 से 150 साल में है। पिछली बार जो अर्थक्वेक आया था वो 1944 से 46 के बीच में यहाँ पर आया था और इस पर्टिकुलर अर्थक्वेक के कारण देखा गया था कि बहुत बड़ा यहाँ पर पोटेंशियल लॉस हुआ था। ठीक है, तो अब देखो जो अभी रिसेंटली एडवाइजरी इशू की गई है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि जापान ने बोला है कि देखो अभी तो राइट नाउ 7.1 का अर्थक्वेक आया है, राइट 7.1 का, बट जो ननकाई ट्रफ है वहाँ पर जो अभी रिसेंटली डिस्प्लेसमेंट देखा जा रहा है, अगर वो चीज़ अर्थक्वेक में साबित हो गई तो ऑलमोस्ट 8.9 या फिर उससे भी ज़्यादा का अर्थक्वेक जापान में आ सकता है। और अगर इतना हो गया सो इट विल कॉज अ सुनामी, इतना बड़ा सुनामी आएगा जापान में कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल को वहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो अगर सच में 8.1 का या फिर 8.9 का अगर सुनामी आता है तो ऑलमोस्ट 98 फीट हाई इतना बड़ा वेव्स क्रिएट कर सकता है जो कि कुछ मिनटों में ही जापान के पैसिफिक कोस्ट के ऊपर पहुंच जाएगी और वहाँ पे लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। अब देखो जापान इज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। तो जापान ने 2013 के अंदर इस पर्टिकुलर पोटेंशियल को समझ लिया था और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया था, गवर्नमेंट रिपोर्ट, जिसके अंदर उनको ये मालूम चला ओवरऑल कि अगर ननकाई ट्रफ के कारण कोई भी अर्थक्वेक अब आता है जापान के अंदर, उसके कारण ऑलमोस्ट 120 मिलियन पीपल अफेक्ट हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 1.05 ट्रिलियन डॉलर्स जो यूएस डॉलर्स है इतने का यहाँ पर कहीं ना कहीं पोटेंशियल लॉस होगा। और अगर आप इसकी बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1/3 है जापान के जीडीपी का, मतलब जापान की जीडीपी ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक है और उसका 1/3 जो है 1 ट्रिलियन डॉलर्स तक का लॉस यहाँ पर जापान को फेस करना पड़ जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। बट दिस इज जस्ट मॉनेटरी लॉस। इसके अलावा जो ह्यूमन लॉस होगा दैट इज द ड्रास्टिक थिंग। बहुत बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हो सकता है अगर जापान को जल्दी से जल्दी सेफगार्ड नहीं किया गया तो। अब देखो क्या सिर्फ जापान इसके ऊपर वल्नरेबल है? द आंसर इज नो। जो बाकी कंट्रीज है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास में वो सब भी कहीं ना कहीं इसका रिस्क फेस करेंगे, बिकॉज डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो उन कंट्रीज के ऊपर भी जाएगा। तो उसके कारण एक बहुत बड़ा एक रीज़न आता है कि क्यों हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और ज़्यादा इंक्रीज़ करना है, क्यों हमें अर्थक्वेक के प्रोडक्शन लेवल को, डिजास्टर के जो हम तैयारी कर रहे हैं उससे बचने की, उसको हमें और ज़्यादा बेटर करना है सो दैट हम आने वाले टाइम में अच्छे तरीके से डिजास्टर से डील कर सकें। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ जापान के इस मेगा क्वेक के बारे में आप प्रॉपर्ली समझ गए। लेट्स टॉक अबाउट द एस्ट्रोनॉट्स। 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। ध्यान रखिएगा, सुनीता विलियम जो है वो इंडो यूएस की है, मतलब इंडिया बॉर्न यूएस में रहती हैं। बुच विल्मोर जो है यूएस के हैं। ये दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स हैं जो कि राइट नाउ स्पेस में फंस गए हैं। हुआ क्या है समझते हैं। हुआ ये है कि जून 2023 के अंदर बोइंग स्पेसक्राफ्ट पे ये दोनों ही जो बेसिकली एस्ट्रोनॉट्स हैं वो स्पेस में जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, आईएसएस में। ठीक है, और आईएसएस में जाने के बाद क्या होता है, उनको बेसिकली काफ़ी जल्दी लौट आना था, मतलब जुलाई अगस्त तक लौट आना था, लेकिन बिकॉज जिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट में वो गए थे ना, स्टार लाइनर में, वो चीज़ ख़राब हो गई है। उसके कारण उनका जो डिले है वो एक्सटेंड हो गया ऑलमोस्ट फरवरी 2025 तक। और जो डिले है ये बेसिकली मतलब डिसाइडेड नहीं था, ये बेसिकली अचानक से आया है। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड एक्सटेंशन है। उसके कारण बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला चैलेंजेस है कि जो आईएसएस है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पर एकोमोडेशन का चैलेंज। एक तरफ वो सिर्फ 7 एस्ट्रोनॉट्स को एक बार में रख सकता है। देखो अभी तो राइट नाउ 7 ही एस्ट्रोनॉट्स वहाँ प्रेजेंट है, बट सोचने वाली बात यह है कि जो वहाँ पर रिसोर्सेस हैं वो कुछ इस तरीके से थे कि जो सुनीता विलियम्स और बच विल्मोर हैं उनको कुछ महीने रहने हैं, बट यहाँ पर ऑलमोस्ट 1 साल उनको रहना पड़ेगा। उसके कारण जो अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ हुई है उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है उस आईएसएस के रिसोर्सेज के ऊपर। दूसरा जो टेक्निकल कंसिडरेशंस है, देखो एक पूरे का पूरा नया स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा, एक ऑल्टरनेटिव स्पेसक्राफ्ट भेजना पड़ेगा सो दैट उनको सही तरीके से लाया जा सके और वो स्पेसक्राफ्ट बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन करना चाहिए, सही तरीके से काम करना चाहिए, राइट। इसके अलावा ह्यूमन हेल्थ के ऊपर बहुत सारे इंपैक्ट्स हैं। अब देखो इतने लंबे लंबे स्पेस मिशंस जो हैं वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज वहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है, माइक्रो ग्रेविटी है वहाँ पे स्पेस में। और माइक्रो ग्रेविटी होने के कारण बहुत लंबे टाइम तक अगर आप माइक्रो ग्रेविटी में रहते हो तो आपकी बॉडी के फ्लूइड्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। नॉर्मली ग्रेविटी के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी के फ्लूइड्स नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, बट जब भी माइक्रो ग्रेविटी होगी तो आपके बॉडी के फ्लूइड्स ऊपर की तरफ जाएंगे और उसके कारण क्या होता है, मसल एस्ट्रॉफी हो सकती है, बोन डेंसिटी का लॉस हो सकता है। इसके कारण जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं कर पाएंगे, राइट, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाएंगे ये सब चीज़ें। तो उनको ऑब्वियसली छोटे मोटे मूवमेंट्स वगैरह करते रहने होंगे सो दैट उनकी बॉडी स्टिफ ना हो जाए। इसके अलावा ये सब तो हो गया फिजिकल लॉस। इसके अलावा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। आप अर्थ से बहुत दूर है, आप अपनी फैमिली से बहुत दूर है, आप लोगों से बहुत दूर है, आप एक कंस्ट्रेंट कंडीशंस के अंदर आपको एक बंद जगह में रहना पड़ता है लगातार, जहाँ पर चारों तरफ आपके आसपास सिर्फ खतरा ही खतरा है। नो, बहुत बड़ा मेंटल रेजिलियंस, बहुत बड़ा एक फोकस चाहिए आपको अगर एक एस्ट्रोनॉट की तरह अगर आपको एक स्पेस में रहना है तो ये चीज़ भी यहाँ पर इस चीज़ को भी हाईलाइट किया गया है।
हिस्टोरिकली देखें तो क्या ये इतने लंबे लंबे मिशन पहली बार हुआ है? द आंसर इज नो। फ्रैंक रूबियो ने ऑलमोस्ट 371 डेज बिताए थे स्पेस में, बट द प्रॉब्लम वॉज दिस वॉज अ प्लान्ड थिंग। उसके हिसाब से रिसोर्सेज दिए गए थे, उस हिसाब से सूट बनाई गई थी। बट अभी जो हुआ है वो अनप्लान्ड है, और वो अनप्लान्ड चीज़ जो है तो ये वो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कॉज करती है। तो फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहला इंप्लीकेशन ये है कि हमें रिलायबल स्पेसक्राफ्ट यूज़ करना होगा जब भी हमें मैंड मिशन इस्तेमाल करना है। तो मतलब जब हम लोगों को ऊपर भेज रहे हैं, स्पेस में भेज रहे हैं, तो हमें जो स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करना है वो ज़्यादा रिलायबल होना चाहिए। दूसरा, ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट हुआ है उसके कारण हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती है, उसमें क्या क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, ये सब चीज़ें भी समझ आ रही। तीसरी, नासा और बाकी स्पेस एजेंसीज को ये चीज़ भी फोकस पे रखनी होगी कि जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो उन चीज़ों को मिनिमाइज कर सके, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं सॉल्व कर सके, सो दैट ह्यूमंस को हम सही तरीके से लेकर जा सके स्पेस में और वापस लेके आ सके। अभी देखो, हमारे पास मून का आर्टेमिस मिशन है, हमारे पास मार्स का मिशन है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए सबसे पहले हमें स्पेसक्राफ्ट को बेटर करना होगा, राइट? सो उम्मीद करता हूँ आज की डिस्कशन आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन करें, मैं उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।